तो हम लोग देखो सोल्यूशन का जो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन के पार्ट में पहुंच गए हैं। थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन में देखो मैं इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 11th आप रिवाइज करो। देखो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का मुझे बताना था, तो आपको देखो मैंने क्या बोला था, या आपने पढ़ा होगा कि सोल्यूट सोल्यूट में इंटरेक्शन होता है। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन पहले ब्रेक किया जाए, तो यानी पहला जो एनर्जी लग रही है सोल्यूट सोल्यूट को ब्रेक करने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड है तो यानी वो प्रोसेस कैसा हो गया, इंडोथर्मिक। फिर देखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी ब्रेक होना चाहिए, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट को ब्रेक करेंगे तब वो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंडोथर्मिक। तो मान लो कि सोल्यूट सोल्यूट ब्रेक करने के लिए जो इंथैल्पी हुई इंडोथर्मिक वो डेल्टा H1 है। जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट ब्रेक करने के लिए एनर्जी लग गई, जो इंथैल्पी आ गई वो बोलो मान लो इंडोथर्मिक था, वो भी हो गया डेल्टा H2। अब क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो इसके लिए अगर इंथैल्पी मान लो डेल्टा H3 है, तो नेट इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन अगर हम लोग निकालेंगे तो नेट इंथैल्पी क्या होती है कि जितने प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज हुई है, हेस लॉ लगाइए, सबको ऐड कर दीजिए। तो सोल्यूट सोल्यूट को ब्रेक किया डेल्टा H1, ठीक है ना, वो भी इंडोथर्मिक था तो पॉजिटिव। सॉल्वेंट सॉल्वेंट ब्रेक किया, इंडोथर्मिक है, डेल्टा H2, वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब सोल्यूट सॉल्वेंट अगर मिला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी डेल्टा H क्या हो गया, निगेटिव, यानी माइनस क्या हो गया, डेल्टा H3। तो डेल्टा H सोल्यूशन क्या हो गया, डेल्टा H1 डेल्टा H2 और माइनस डेल्टा H3। मैं एक बार लिख के समझा दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से पता है कि सिंस सोल्यूशन फॉर्मेशन अकर, ये आपको पता है, सिंस सोल्यूशन फॉर्मेशन अकर इन फॉलोइंग स्टेप्स। सोल्यूशन फॉर्मेशन, जो भी सोल्यूशन होता है वो इतने स्टेप में बनता है। फॉर्मेशन अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप, जो भी सोल्यूशन होता है वो इतने ही स्टेप में बनता है, अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है ना। तो अब देखना जो जो स्टेप्स है, मैं एक एक स्टेप अच्छे से डिस्कस कर देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, बोलो सोल्यूट सोल्यूट को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ब्रेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो डिसोसिएशन और ऑफ, ठीक है ना। किसका डिसोसिएशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना, डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट जो भी आपका सोल्यूट मॉलिक्यूल है, डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन, डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन, ठीक ना, बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो भी सोल्यूट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसके मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे। डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखिए, अब डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन सोल्यूट मॉलिक्यूल तोड़ना है मुझे, ठीक है ना। तो यानी ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, बोलो इंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, इंडोथर्मिक, ठीक है ना। अब इंडोथर्मिक है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं किसके बराबर है, डेल्टा H1 के बराबर, ठीक है ना। और आपको अच्छे से पता है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मतलब इसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी डेल्टा H1 हमने मान लिया, ठीक है ना। फिर दूसरे स्टेप में देखो क्या होता है, बोलो डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना। डिसोसिएशन किसका इंटरेक्शन ब्रेक करोगे, बोलो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, डिसोसिएशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो भी हैं इनके इंटरेक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो अब फिर देखो फिर से ब्रेकिंग आई है ना, डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग। तो ये भी जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बोलो इंडोथर्मिक, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं इसके लिए इंथैल्पी कितनी है, डेल्टा H2 है, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं किसके बराबर है, निगेटिव है, ठीक है ना। ये भी उल्टा मैंने बोल दिया, निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव भाई, है ना। मतलब हीट रिक्वायर्ड है यानी रिएक्टेड प्रोडक्ट माइनस हीट, तो डेल्टा H क्या हो गया, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव। तीसरी कंडीशन देखो ध्यान से, अब तीसरे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में इंटरेक्ट कराना है। तो यानी अब डिसोसिएशन में क्या यूज करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन, बोलो किसके किसके बीच में, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन बोलो बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट कराएंगे। तो अब देखो
ठीक है ना। अब ब्रेक हुआ एनर्जी ज्यादा आपस में मिलेंगे तो आपको अच्छे से पता है ना, एनर्जी जो ज्यादा है अनस्टेबल, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। बस में यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ, ठीक ना। अब क्या हो गया देखो, ये एक्सोथर्मिक हो गया, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इसके लिए जो एंथैल्पी है वो मान लेता हूं मैं डेल्टा S3 है, और तुम्हें अच्छे से पता है एक्सोथर्मिक है तो ये वैल्यू किसके साइन क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव साइन के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो 3 टाइप की एंथैल्पी इन्वॉल्व हो गई सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में, दो आपकी इंडोथर्मिक और एक आपकी एक्सोथर्मिक। तो यहां से अगर मैं डेल्टा H सॉल्यूशन लिखूं, जो भी तुम्हारा एंथैल्पी आ रही है सॉल्यूशन की, तो बोलो जरा ध्यान से, नेट एंथैल्पी क्या होती है, हर स्टेप में एंथैल्पी ये यहां से सॉल्यूट टूटा, सॉल्वेंट टूटा, मिलके सॉल्वेंट बन गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, डेल्टा H1 प्लस क्या करेंगे हम लोग देखो डेल्टा H2, ठीक है ना, और प्लस हम लोग क्या करेंगे डेल्टा S3, ये नेट सॉल्यूशन की एंथैल्पी हो जाएगी। फिर आपको पता है ये डेटा क्या है बोलो, ये दोनों डेटा क्या है पॉजिटिव, और ये डेल्टा S3 क्या है बोलो नेगेटिव। बात क्लियर हो रही होगी। तो अब देखना ध्यान से, डेल्टा H1 डेल्टा H2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये तुम्हारा नेगेटिव। तो अगर ये वाला मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होगा तो ये वैल्यू हमेशा आएगी पॉजिटिव, और अगर ये मैग्नीट्यूड इस नेगेटिव से छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो हेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, इसके बाद में लिख रहा हूं हेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 याद करो क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक ना, क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन ध्यान में रख के रहना। कंडीशन नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक ना, कंडीशन नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है ना, डेल्टा H शुड बी, खूब अच्छे से याद रखते रहना, डेल्टा H जो सॉल्यूशन का है, डेल्टा H शुड बी कितना होना चाहिए, डेल्टा H, और वो भी किसका बोलो, ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन शुड बी क्या क्या होना चाहिए, बोलो जरा कहानी, ठीक है ना, क्या होना चाहिए बोलो, या तो ये भाई आइदर, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, लार्ज पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो आइदर क्या चलेगा, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, आइदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो, बहुत अच्छी बात रहेगी, या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो लेकिन क्या हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्लाइटली पॉजिटिव हो तो चलेगा। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, अच्छे से इसको दिमाग में रखे रहिएगा, एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है या तो निगेटिव हो, मतलब सॉल्यूशन फॉर्मेशन जितना अच्छा एक्सोथर्मिक हो उतनी अच्छी बात रहती है, ठीक है ना, और अगर इंडोथर्मिक हो तो बहुत हाईली इंडोथर्मिक नहीं होनी चाहिए, मतलब डेल्टा सॉल्यूशन स्लाइटली पॉजिटिव चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर्मेशन की, सॉल्यूशन फॉर्मेशन से थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन और उसका फर्स्ट फैक्टर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।